नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और IBPS RRB के लिए 40 दिन का स्टडी प्लान। IBPS RRB PON क्लर्क 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 40 दिन का ऐसा स्टडी प्लान जो 40 दिन में आपका पूरा कोर्स कवर करवाएगा। ठीक है, आज है डे 1 रीजनिंग का और चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं जाते हैं, बेसिक से क्रैश से शुरुआत करेंगे। मतलब अगर आप बिगिनर्स हो, मॉडरेट हो, प्रो हो, सबके लिए ये लेक्चर काम आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ लेते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले हेलो, ठीक है, सबको समझ में आ जाता है कि भाई हेलो लिखा है। बट अगर मैं सभी अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर दूं कोई अनदर अल्फ़ाबेट से, ठीक है, जैसे कि एच का बना दूं आई, ई का बना दूं एफ, एल का बना दूं एम, ठीक है, ओ का बना दूं पी। तो अगर मैं फिर ये रिटर्न करूं आई एफ एम एम पी, तो क्या आपको पता चलेगा कि मैंने हेलो लिखा है? नहीं। तो इस वर्ड की लैंग्वेज को, यानी इस यहां से यहां जाने की प्रोसीजर को बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर बॉक्स में लैंग्वेज हो गई वो बोली जाती है कोडेड लैंग्वेज, और ये होती है डिकोडेड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी रिवर्स प्रोसीजर करें यहां से यहां जाने की, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो यहां से मतलब हेलो से इसमें ट्रांसफर होने की प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? कोडिंग। और अगर ये कोड है हमारे पास और उसमें से हम वर्ड आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी वर्ड है, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, अब कोडिंग करने के लिए हर बार एक डेफिनाइट की होती है, डेफिनेटली की होती है। ठीक है, यहाँ पे की क्या है कि एच का आई बना, मतलब अल्फाबेट में नेक्स्ट अल्फाबेट लिया, एच के बाद आई आता है, ई के बाद एफ आता है, एल के बाद एम आता है, एल के बाद एम आता है, ओ के बाद पी आता है। यानी हर एक अल्फाबेट को मैंने उसके नेक्स्ट अल्फाबेट से रिप्लेस किया। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अगर किसी और पर्सन को बताना नहीं चाहते मैसेज कि क्या है, तो हम उसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर हमें मतलब उसको एनक्रिप्ट करना है, हमारा पासवर्ड है वो कोडेड होता है। तो इन शॉर्ट हमें उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे थियरी में जाना नहीं है डीपली, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर बात समझ में आ गई है तो अब एक चीज हमें चाहिए। क्या चाहिए? कि सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए हमारे पास किसका नॉलेज होना चाहिए? तो अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे पास? 26, सभी को पता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है और अल्फाबेट का रिवर्स यानी ऑपोजिट अल्फाबेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अल्फाबेट लिख लेता हूँ। हमारे पास जो 26 अल्फाबेट है, आप देखते जाइएगा बोर्ड पे कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 26 अल्फाबेट लिख दिया। अब मैंने लिखे कैसे वो मैं बता देता हूँ। मैंने 1 से 13 अल्फाबेट यहाँ लिखे हैं और 14 से 26 मैंने इस ऑर्डर में लिखे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने वैसे उल्टे फुल्टे कोई और नहीं लिखा है। ठीक है, तो अगर हम ए को 1 कंसिडर करें, बी को 2 कंसिडर करें, सी को 3 कंसिडर करें, डी को 4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13। ठीक है, अब N यहाँ पे लिखा है तो N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। टोटल 26 अल्फाबेट हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यानी मतलब क्या कि अल्फाबेट ए टू जेड मैंने अगर ऐसे लिख दी है और उसके जस्ट बिलो Z2A लिखता हूं, तो ए के सामने कौन सा अल्फाबेट आता है? Z, यहाँ पे जैसे है। ठीक है, सिमिलरली बी के सामने कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? Y। तो उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? सी के सामने एक्स, डी के सामने डब्ल्यू, ई के सामने वी, एफ के सामने यू, जी के सामने टी, एच के सामने एस, आई के सामने आर, जे के सामने क्यू, के सामने पी, एल के सामने ओ और एम के सामने एन। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये हम एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब हम ये लिख के याद कर लेंगे या लिख के मतलब सॉल्व कर लेंगे, बट उसमें टाइम जाएगा। एक चीज़ समझो,
ठीक है। आपको 20 मिनट में, मतलब आपको एक आधे मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ये लेटर की मतलब प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, लेटर का रिवर्स ऑर्डर याद होना चाहिए, तभी आप फास्टली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। तो बी का रिवर्स वाई है, वो याद रखने के लिए आपके पास सिंपल वर्ड है बॉय। तो बी के सामने वाई और वाई के सामने बी। ठीक है। उसी तरह से सी का रिवर्स होता है एक्स, वो याद रखने के लिए सिनेमैक्स। आपने मतलब थिएटर तो गए होंगे, तो थिएटर में एक सिनेमैक्स की भी चेन चलती है। ठीक है। तो सिनेमैक्स। डी डब्ल्यू के लिए आपने कोल्ड ड्रिंक का नाम तो सुना ही होगा, ड्यू। तो डी डब्ल्यू के लिए ड्यू, डी के सामने डब्ल्यू और डब्ल्यू के सामने डी। ईवी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवी मशीन, तो ई के सामने वी और वी के सामने ई। एफ यू के लिए फ्लू, मेरे ख्याल से अभी कोविड-19 चल रहा है, तो आप सबको इससे आसान वर्ड और कोई मिल नहीं सकता। फ्लू या तो फन या तो फुकरे। ठीक है। तो कोई भी वर्ड आप ले सकते हो। फ्लू, एफ के सामने यू और यू के सामने एफ। जीटी के लिए, जीटी के लिए आप ले सकते हो गेट, सही ना, गेट। जी के सामने टी और टी के सामने जी। उसी प्रकार एच का रिवर्स एस याद रखने के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे, हिस का। हिस एक हॉरर मूवी है जो 2010 में रिलीज हुई थी। ठीक है। तो एच के सामने एस और एस के सामने एच। ठीक है। उसी प्रकार आई का रिवर्स आर याद रखने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, इंडियन रेलवे। ठीक है। तो आई के सामने आर और आर के सामने आई। जे क्यू के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन, थोड़ा सा फनी है। केपी के लिए कौन सा यूज करोगे, केपी के लिए आप यूज करोगे काला पानी। ठीक है। और एल ओ के लिए कौन सा यूज करोगे, लाल ऑरेंज। और एम एन के लिए मेरे ख्याल से कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट हमारे पास टोटल 26 है और उसमें से हमने जो 2 सेगमेंट क्रिएट किए हैं, सेगमेंट नंबर 1 to 13 हमने यहाँ पे लिखा है, तो 13 नंबर पे है एम, और 14 से 26 यहाँ पे लिखे हैं रिवर्स ऑर्डर में, तो 14 पे है एन। तो एम का अपोजिट एन हो जाता है और ए का अपोजिट जेड हो जाता है, तो उसके लिए हम कुछ कोई वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट हम इतने वर्ड याद रखेंगे तो हमारा रिवर्स ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए के सामने जेड, बी के सामने वाई यानी बॉय, बी के सामने वाई, वाई के सामने बी। फिर सिनेमैक्स यानी एक्स के सामने सी और सी के सामने एक्स। फिर ड्यू, डी के सामने डब्ल्यू और डब्ल्यू के सामने डी। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवी मशीन, ई के सामने वी और वी के सामने ई। फिर एफ यू यानी फ्लू, एफ के सामने यू, यू के सामने एफ। फिर गेट, जी के सामने टी और टी के सामने जी। फिर हिस हॉरर मूवी थी, 2010 में रिलीज हुई थी, एच के सामने एस और एस के सामने एच। फिर आई आर यानी इंडियन रेलवे, आई के सामने आर और आर के सामने आई। फिर जे क्यू यानी जंगल क्वीन, जे के सामने क्यू और क्यू के सामने जे। फिर के पी काला पानी, के सामने पी और पी के सामने के। फिर एल ओ लाल ऑरेंज, एल के सामने ओ और ओ के सामने एल। उसी तरह से एम एन तो याद रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर याद रखने की ट्रिक। ठीक है। तो इससे हमारा रिवर्स ऑर्डर याद हो जाएगा। अब हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे, हमें प्लेस वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। तो हम प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ABCD हम बचपन से जानते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 से 4 लेटर जो है A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, मेरे ख्याल से किसी को याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि A1, B2, D3, C4। ठीक है। उसी प्रकार XYZ भी मेरे ख्याल से याद रह ही जाएगा कि X 24 पे, Y 25 पे या Z 26 पे, या Z 26 पे याद है तो Y 25 पे और X 24 पे। ठीक है। नहीं याद है फिर भी याद करवा देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा था कि मतलब डायरेक्ट मिल सकता है, तो डायरेक्ट ढूंढने में क्या हर्ज है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखने में। ठीक है। तो सबसे पहला एक वर्ड देख लेते हैं, EJOTY, इजॉट। ठीक है, या ज्योति बोले तो भी चलेगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। तो इसमें ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की प्लेस वैल्यू है 10, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी की प्लेस वैल्यू है 20 और वाई की प्लेस वैल्यू है
25। तो टोटल जो है ना आपको ई याद रह जाएगा, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की प्लेस वैल्यू 20 और वाई की प्लेस वैल्यू 25। ठीक है, तो ई जॉइड से ई जॉइड या ज्योति से आपका 5 लेटर याद रह गए, E5, J10, O15, T20, Y25। ठीक है, ए बी याद रखने की जरूरत नहीं है, A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, ठीक है, और Z26 पे। उसी प्रकार आपको ये भी याद रह जाएगा कि भाई M जो है वो 13 पे, क्योंकि 13 से ही हम दो भागों में विभाजित करते हैं, और N हो जाएगा 14 पे। ठीक है, टोटल 26 अल्फाबेट, दो सेगमेंट क्रिएट करते हैं, 13 के, 1 से 13 यानी M तक खत्म होता है, और 14 से 26 यानी N से शुरू होता है। ठीक है, तो M13 पे, N14 पे, इस प्रकार हमें याद रह जाएगा। ठीक है, अब हमें रखना है याद F6 को। F6 मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, कीबोर्ड की फंक्शन की है, कीबोर्ड की। ठीक है, आपने सभी ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। फिर G7 को भी याद रखने के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं है, क्योंकि G जैसे ही हम लिखते हैं उसके अंदर ही 7 छुपा हुआ होता है, इस प्रकार से। तो ये G7, ठीक है, तो G7। ठीक है, H8 के लिए भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हम अगर अक्सर हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो हाइट पूरा लिखने के बजाय हम क्या कर देते हैं, H8 लिख देते हैं, ताकि हाइट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो H8। ठीक है, अब I को 9 याद रखने के लिए क्या करना है पता है, I में 9 तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ इतना ही करना है। I ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसा मुड़ाऊंगा तो ये मेरा 9 बन जाएगा। ठीक है, तो I9 इस प्रकार से याद रह जाएगा। ठीक है, हमने कितने लेटर याद कर लिए वो वापस से रिपीट करवा देता हूँ, A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे। ठीक है, E5 पे किससे, ई जॉइड से याद रहेगा, या ई ज्योति से याद रहेगा। फिर F6 कीबोर्ड की है, फिर G7, G के अंदर 7 छुपा हुआ है, H8 हाइट हम अक्सर प्रोनाउंस कर लेते हैं, I9 I में से 9 तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, J10 ज्योति में से मिल जाएगा, K11। अब K11 कैसे याद रखना है, वैसे तो नासा का सैटेलाइट है केपलर 11। ठीक है, अगर केपलर 11 याद आता है आपको तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट केपलर 11 अगर याद नहीं आता है तो यहाँ पे देखो ये K ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं K को थोड़ा और मोल्ड करके लिखूं, मैं K को थोड़ा और मोल्ड करके लिखूं तो ये 11 जैसा नहीं दिख रहा, तो K11 ऐसे बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ट्रिक है याद रखने की, तो ऐसे याद रख सकते हो, तो K11 मिल गया। अब L के लिए क्या याद रखने की जरूरत, आपको पता है कि L के बाद M आता है। अब पहला सेगमेंट 13 पे खत्म होता है, 13 होता है M, तो M से पहले L है तो L 12 पे, या फिर K के बाद L आता है, K अगर 11 पे तो L 12 पे। तो K का या तो M का रेफरेंस यूज करके आपको L की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। उसी प्रकार से हम आ जाते हैं इस साइड। ठीक है, अब इस साइड आपको R याद रखना है, R18। अब R देखो, R जब भी आप लिखते हो ना तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये 1 तो आ ही गया R में, और ये ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8। तो R में 18 छुपा हुआ ही है, तो R18 हमें याद रह जाना चाहिए। ठीक है, अब O15 तो हमें याद है, N14 क्योंकि मतलब 13 के दो सेगमेंट, उसमें से पहला सेगमेंट एंड होता है 13 पे और दूसरा सेगमेंट शुरू होता है 14 से, तो 14 पे N है। ठीक है, O15 कैसे याद रहेगा, ई ज्योति में से P16। अब P16 O के रेफरेंस से याद रखना है, आपको पता है O के बाद P आता है, O अगर 15 पे है तो P 16 पे, उसी प्रकार से Q 17 पे। ठीक है, तो 16 17 16 17 16 17, P 16 पे, Q 17 पे। ठीक है, R18 अंदर ही दिख जाएगा। और अगर हमें T पता है, T 20 है, तो T से पहले S आता है, तो S19 उसी के रेफरेंस से याद रह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर T 20 है ये पता है, तो T के बाद U आता है, तो U21 उसी प्रकार से याद रह जाएगा। ठीक है, और V22 T के बाद U के बाद V, तो V22 उस प्रकार से ही याद रह जाएगा। और W23 अगर याद नहीं आता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए ये W है। ठीक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट करता हूं तो क्या होता है, 3 दिखता है मुझे। अगर ये 3 दिख रहा है तो मुझे ये तो पता चल रहा है 3 नंबर पे तो C है, 13 नंबर पे M है, तो बचा क्या 23, तो W की प्लेस वैल्यू क्या होगी 23। तो इसी प्रकार से हमारा सारे अल्फ़ाबेट याद रह जाएंगे। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पूरे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और रिवर्स ऑर्डर याद रह ही जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए मैंने बेस्ट ट्रिक यही ट्रिक है, बट मैंने इसको डेप्थ में एक्सप्लेन की है बड़े अच्छे वे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पे उसका लिंक
मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको विजिट करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए हमें चाहिए था अल्फ़ाबेट का नॉलेज, उसके अपोजिट लेटर का नॉलेज हमने ले लिया है। वीडियो को पॉज करके ये पूरी ट्रिक लिख लो, और अगर चाहो तो वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे टाइम लेके मैंने एक्सप्लेन किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक वाला एग्जाम्पल होगा, हम लाइट वाला एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ताकि आपको फैमिलियर हो कि कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मुझे तो याद है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अब इसको कर रहा हूँ रफ, क्योंकि मुझे चाहिए पेज। तो हम रफ करेंगे सबसे पहले ये। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है। सबसे पहले बेसिक लेक्चर्स जो हमारे बेसिक एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब हमें बोला जाता है इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज इफ सर्कल, जो मैं टेक्स्ट बोल रहा हूँ ना वो सुनना, इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज इफ सर्कल यानी CIRCLE, इफ सर्कल इज रिटन एज EJTENG। क्या बोला है? इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज इफ सर्कल इज रिटन एज EJTENG, देन व्हाट इज द कोड फॉर स्क्वायर इन द सेम कोडेड लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या बोला है, हमें सर्कल की कोडेड लैंग्वेज दी गई है कि सर्कल अगर इस प्रकार से कोडेड होता है तो स्क्वायर की कोडेड लैंग्वेज क्या होगी। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या है, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर ऑब्जर्व करना। फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर ऑब्जर्व करोगे तो सी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में दिख रहा है, ई में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, अगर मैं सी की प्लेस वैल्यू ऑब्जर्व करूँ तो वो क्या है 3, और उसी प्रकार ई की प्लेस वैल्यू ऑब्जर्व करो तो क्या है 5। तो 3 से लेके 5 तक कितने की बढ़ोतरी हुई, +2 की। उसी प्रकार आई का कन्वर्जन हो रहा है जे में, तो आई की प्लेस वैल्यू क्या है 9 और जे की प्लेस वैल्यू क्या है 10। तो कितना प्लस हुआ, +1 हुआ। उसी प्रकार आर की प्लेस वैल्यू क्या है 18 और टी की प्लेस वैल्यू क्या है 20। कितने का प्लस हुआ, आर से लेके टी तो +2 हुआ। उसी प्रकार सी से लेके ई, सी कितने पे है 3 पे, ई कितने पे है 5 पे, 3 से 5 यानी +2 हुआ। एल का हो रहा है एन, एल का कितने पे है एल, के बाद एल यानी 12 पे है एल, और एन कितने पे है 14 पे, यानी इसमें भी +2 हुआ। और ई के बाद जी, ई 5 पे है और जी 7 पे है, तो 5 to 7 +2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है। मैं इसको ये जे नहीं होगा, ये होगा के, हमें ये लेना पड़ेगा के। तो यहाँ पे होगा 11। ठीक है, तो 11 होगा तो ये +2 होगा। तो यानी सभी में हमें ये पता चल गया कि सभी अल्फ़ाबेट में +2 हो रहा है। तो ये सेम मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि एस का +2 क्या होगा। एस कितने पे है 19 पे, 19 का +2 कितना होता है 21, 21 पे कौन है टी 20 पे है, तो यू कितना होगा 21 पे होगा, तो यहाँ पे आएगा यू। ठीक है, उसी प्रकार क्यू का कितना करेंगे +2, क्यू कितने पे है, क्यू है पी क्यू, पी 16 पे तो क्यू 17 पे, तो उसी प्रकार हमें 19 का देखना पड़ेगा, और 19 पे कौन है एस, तो यहाँ पे सेकंड लेटर एस आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यू का क्या होगा, यू कितने पे है एस टी और टी के बाद यू, तो यू 21 पे है, तो 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, तो यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू आएगा। उसी प्रकार ए में +2 करेंगे तो सी आएगा, आर में +2 करेंगे तो क्या आएगा आर एस टी, और ई में +2 करेंगे तो क्या आएगा ई एफ जी। ठीक है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मिडल में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट छूटा तो सर +1 ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट का ऑर्डर जा रहा है, यहाँ पे ई 5th नंबर पे है, जी 7 नंबर पे है, तो आपको +2 ही इसका लॉजिक बोला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा ना वो ये होगा, ऑप्शन में ये दिखे तो आंसर, वरना आप नन ऑफ दिस ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, पता चला। तो ये था फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अगर मान लो कि हमें इस प्रकार से कोडिंग हमारा ना मिले,
अब यहाँ पे एक चीज ये याद रख लो कि ये जो लॉजिक है ना +2 का आया, वो हर बार +2 हो ये जरूरी नहीं है, प्लस का कोई भी वेरिएशन हो या माइनस का कोई भी वेरिएशन हो। अल्टरनेट में भी ये लॉजिक हो सकता है, यानी +2 -5 +2 -5 एंड +2 -5, ठीक है। या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, यानी +5 +4 +3 +2 +1, या तो प्लस और माइनस जो भी लगा लो, ठीक है। उसी प्रकार से ये डिसेंडिंग भी हो सकता है या असेंडिंग भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये लॉजिक हर बार ऐसा नहीं होगा, ये लॉजिक बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये था पैटर्न नंबर 1, फर्स्ट टू फर्स्ट आपको चेक करना रहता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, सर्कल इज रिटन एज FKDQJB, देन व्हाट इज द कोड फॉर स्क्वायर? हमें किसकी ढूंढनी है? स्क्वायर की ढूंढनी है, ठीक है। अब सर्कल की कोड क्या हो रही है, ऐसा पूछा है। सर्कल की कोड हमारी ये बन रही है, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट टू फर्स्ट लॉजिक ना मिले तो हमें चेक करना चाहिए फर्स्ट टू लास्ट लॉजिक, यानी सी का बी से रिलेशन देखो। सी का बी से रिलेशन देखेंगे तो -1 दिखेगा कि सी का प्रीवियस अल्फाबेट बी है, सी 3 नंबर पे है और बी 2 नंबर पे है, तो -1 होगा, तभी 3 से 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आई सेकंड टू सेकंड लास्ट देखो, आई 9 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, तो क्या हुआ? +1 हुआ। आई 9 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, ठीक है, तो +1 हुआ। उसी प्रकार आर का क्यू बन रहा है, तो आर 18 नंबर पे है और क्यू 17 नंबर पे है, तो 18 से 17 कितना जाएगा? -1। उसी प्रकार सी क्या बन रहा है? डी बन रहा है, सी डी बन रहा है तो +1। उसी प्रकार एल क्या बन रहा है? के बन रहा है, तो वो -1। उसी प्रकार ई बन रहा है एफ, तो वो क्या होगा? +1, ई एफ +1, ठीक है। तो हमें लॉजिक पता चल गया, एक तो फर्स्ट टू लास्ट एडजस्टमेंट करना है, और हमारी की क्या है? -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो हमारा पहला अल्फाबेट का -1 लगा के हमें पीछे रखना है। -1 क्या होगा? एस का प्रीवियस अल्फाबेट, PQRS, तो आर यहाँ पे आएगा। क्यू का +1 करना है, क्यू का +1 यानी क्यू का नेक्स्ट अल्फाबेट, क्यू का नेक्स्ट अल्फाबेट होता है आर। उसी प्रकार यू का प्रीवियस अल्फाबेट, यू का प्रीवियस अल्फाबेट यानी -1 TU, तो टी आएगा। ए का +1 अल्फाबेट, ए का +1 क्या होगा? बी। आर का -1 अल्फाबेट, आर का -1 अल्फाबेट कौन सा होगा? QR, तो Q होगा -1 अल्फाबेट, और E का +1 अल्फाबेट, E का +1 अल्फाबेट क्या होगा? EF। तो मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन में अवेलेबल होगा FQBTRR। अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो आंसर, नहीं है तो आप नन ऑफ दिस का ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला अप्रोच क्या था हमारा? फर्स्ट अल्फाबेट टू फर्स्ट अल्फाबेट चेक करो। दूसरा अप्रोच क्या था? फर्स्ट अल्फाबेट टू लास्ट अल्फाबेट चेक करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मान लो कि इन दोनों से आंसर ना मिले, अगर इन दोनों पैटर्न से आंसर ना मिले, तो हम मूव ऑन करेंगे थर्ड पैटर्न को। थर्ड पैटर्न कैसी है? थर्ड पैटर्न इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ सर्कल इज रिटन एज ELC, देन व्हाट इज द कोड फॉर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट टू फर्स्ट लॉजिक ना मिले, फर्स्ट टू लास्ट से लॉजिक ना मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो स्ट्रिंग है, यानी हमारा जो पूरा वर्ड है, उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अगर लेंथ ऑड है तो मिडल वाला लेटर को कांस्टेंट रखो, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इवन लेंथ है तो मैंने दो इक्वल पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे देखना है, तो मुझे ये सीधा दिख रहा है कि सी जो है वो सी एज इट इज पीछे चला गया है, आई एज इट इज मिडल में रहा है, और आर एज इट इज यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया, यानी यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर लगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर लगा है, मतलब चेंजिंग किसी का कुछ नहीं हुआ, जस्ट रिप्लेसमेंट हुआ है, जस्ट अरेंजमेंट हुआ है, रीशफलिंग, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें रीशफलिंग ही करना है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दो और इसका रिवर्स करो, तो UQS और इसका ERA। इन शॉर्ट आपका आंसर क्या बन जाएगा? UQSERA। ऑप्शन में ये दिखे तो आंसर, वरना आप नन ऑफ दिस ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न और भी है। एक पैटर्न और मतलब क्या? एक पैटर्न और मतलब मैं ये 3A का मतलब ये 3A पैटर्न है, तो 3B भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सेम ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। If circle is written as DMF
बी एच क्यू, देन व्हाट इज द कोड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये समझ लो, आपको अगर फर्स्ट टू फर्स्ट आंसर ना मिले, ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड मुताबिक भी आपको आंसर ना मिले, फर्स्ट टू लास्ट से आप डिवाइड करो और इंटरचेंजिंग करो फिर भी आंसर ना मिले, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद एक बार इस और भी देख लेना है। देखो जैसे कि सी का क्या हो रहा है, बी यानी -1 हो रहा है, आई का हो रहा है एच यानी -1 हो रहा है, और आर का हो रहा है क्यू यानी -1 हो रहा है। उसी प्रकार सी का हो रहा है डी यानी +1 हो रहा है, एल का हो रहा है एम यानी +1 हो रहा है, ई का हो रहा है एफ यानी +1 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड का जो कोडिंग था वो राइट साइड रखा गया और राइट साइड का जो कोडिंग था वो लेफ्ट साइड रखा गया। तो कभी कभी हमें जहाँ जिस साइड का कोडिंग है वो उस साइड मिले ये ज़रूरी नहीं है, तो हमें इस साइड का कोडिंग कभी कभी इस साइड भी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम स्क्वायर की कोडिंग भी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस साइड का कोडिंग यानी एस क्यू यू का -1 करना पड़ेगा सभी में, तो एस का -1 क्या होगा आर, क्यू का -1 क्या होगा पी, और यू का -1 क्या होगा टी। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगेगा +1, तो ए का +1 क्या होगा बी, आर का +1 एस, और ई का +1 एफ। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा BSFRPT। BSFRPT अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो वो आंसर, या तो फिर आप नन ऑफ दिस चॉइस कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार जाएंगे पैटर्न नंबर 4 की ओर। पैटर्न नंबर 4 कैसी है, अगर हमें फर्स्ट टू फर्स्ट आंसर ना मिले, फर्स्ट टू लास्ट आंसर ना मिले, डिवाइड करके इंटरचेंज करने से भी आंसर ना मिले, या डिवाइड करके ऐसा रिवर्स करने से भी आंसर ना मिले, तो हमें कर लेना चाहिए पैरिंग। जैसे कि अगर सर्कल को रिटर्न किया जाए FZZOBI, तो स्क्वायर की कोड क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करने से हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो हमें करना होगा पैरिंग। तो ये मैंने दो दो की पैर बना ली। अब ज़रूरी नहीं ये वर्ड छोटा है तो दो दो की पैर बनेगी, वर्ड मैथमेटिक्स जितना बड़ा हो तो दो दो की, तीन तीन की, चार चार की भी पैर बन सकती है। ठीक है, तो आपको वर्ड के अकॉर्डिंग सोचना है कि पैर कैसे बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है वो क्या हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि आई का हो रहा है एफ। आई का एफ कब होगा, आई 9 नंबर पे है और एफ 6 नंबर पे है, -3 हुआ तब हुआ। सी का हो रहा है जेड, सी का जेड कब होता है सी में। अब यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली बात, जैसे कि A to Z लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ Z 1 पे है तो Z का -1 कौन होगा, अगेन Z होगा। ए का -1 कौन होगा, अगेन Z होगा। ठीक है, तो ए में -1 करेंगे तो 26 नहीं आता, बट आपको ये रोटेट करना है। ठीक है, तो सी में -3 करेंगे, C3 तो -3 करें तो 0 0 यानी 26 पे पहुंच जाएंगे तो 26 Z होगा। ठीक है, उसी प्रकार R में -3 करेंगे तो O P Q एंड R, तो R कितने पे है, R 16 पे है। ठीक है, 16 पे है या 18 पे है, R O के बाद P 16 पे है तो Q और R। ठीक है, R 18 पे है और O 15 पे है। ठीक है, O 15 पे तो 13 होगा, -3 हो गया। उसी प्रकार C का -3 Z, तो यहाँ पे भी -3 लगा। L का -3 क्या होगा, I के बाद J K L तो -3 हो गया, और E के बाद E 5 पे और B 2 पे -3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हमें इनका -3 करना है और रिवर्स ऑर्डर में रखना है, सही ना। -3 करना है तो ये चीज़ आपको सबको याद रखनी है। तो Q का -3 क्या होगा, Q का -3 क्या होगा, N होगा। जैसे कि Q कितने पे है, Q है 17 पे, और उसका -3 करेंगे तो कितना होगा 14 पे N है। उसी प्रकार S कितने पे है, S 19 पे है, 19 पे -3 करेंगे तो कितना आएगा 16 पे कौन है, P है। ठीक है, उसी प्रकार U का -3 करेंगे तो क्या आएगा R, क्योंकि R S T एंड U। और A का -3 करेंगे तो क्या आएगा, A के बाद Z, Z के पहले आएगा Y, Y के पहले आएगा X, तो -3 क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा X। उसी प्रकार R का -3 क्या होगा, R का -3 होगा O। ठीक है, और E का -3 क्या होगा, E का -3 होगा B, क्योंकि E है 5 पे, -3 करेंगे 2 पे तो 2 पे है B, तो हमारा आंसर बन जाएगा NPXRBO।
तो ऑप्शन में ये दिखे तो आंसर, वरना नन ऑफ दिस। ठीक है, अब जैसे 3A में 3B पैटर्न थी कि रिवर्स पैरिंग करके रिवर्स हो सकता है, तो इसी प्रकार 4 का A और 4B में इसकी रिवर्स पैटर्न हो सकती है, कि मतलब पैरिंग करके इसकी जो कोडेड फॉर्म है वो यहाँ ना रखी जाए बल्कि इसका रिवर्स किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये बन सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो 4A की 4B पैटर्न मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, आपको समझ जाना है कि इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकती है, तो इसे चल सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो 4A 4B पैटर्न हो गई, और एक अंतिम पैटर्न आ जाती है जो है इफ सर्कल इज रिटन एज XRIXOV then square will be written as। अगर सर्कल ऐसे लिखा जा रहा है तो स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे एक चीज समझ जाओ, यहाँ पे ना फर्स्ट टू फर्स्ट पैटर्न लगेगी, ना फर्स्ट टू लास्ट पैटर्न लगेगी, ना डिवाइड एंड इंटरचेंजिंग पैटर्न लगेगी, ना डिवाइड एंड रिवर्स लगेगी, ना पेयरिंग एंड इंटरचेंजिंग लगेगी, ना पेयरिंग एंड रिवर्स लगेगी। यहाँ पे सीधा एक ही पैटर्न लगेगा और वो होगा रिवर्स अल्फाबेट की पैटर्न। रिवर्स अल्फाबेट मतलब सी का रिवर्स होता है एक्स अल्फाबेट, आई का रिवर्स होता है आर। मैंने अभी पैटर्न सिखाई थी, सी का एक्स मतलब सिनेमैक्स, आई आर मतलब इंडियन रेलवे, आर आई मतलब इंडियन रेलवे, सी एक्स मतलब सिनेमैक्स, एल ओ मतलब लाल ऑरेंज, ई वी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये रिवर्स अल्फाबेट है, तो सेम रिवर्स अल्फाबेट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। एस का अपोजिट हिस यानी एच, जे का अपोजिट क्यू क्योंकि जंगल क्वीन, यू का अपोजिट यू का क्या था FU फन फ्लू फुकरे। ठीक है, ए का अपोजिट मेरे ख्याल से याद रखने की जरूरत नहीं है, Z होगा, और आर का रिवर्स इंडियन रेलवे यानी आई, और ई का रिवर्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी V। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा HJFZIV। ठीक है, तो टफेस्ट में टफेस्ट जो क्वेश्चन बनता है वो इसी पैटर्न से बनता है कि रिवर्स होता है, हमें जल्दी आइडेंटिफाइड नहीं होता, और हमें रिवर्स अल्फाबेट याद है तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जब भी ऐसे 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं 5 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न होती है। ये पैटर्न नंबर 1 फर्स्ट टू फर्स्ट, ये पैटर्न नंबर 2 फर्स्ट टू लास्ट, ये पैटर्न नंबर 3A फर्स्ट टू डिवाइड एंड इंटरचेंजिंग, पैटर्न नंबर 3B डिवाइड एंड रिवर्सिंग। ठीक है, उसी प्रकार पैटर्न नंबर 4 पैरिंग एंड इंटरचेंजिंग, और उसी प्रकार पैटर्न नंबर 4B पैरिंग एंड रिवर्सिंग, और अंतिम पैटर्न 5th नंबर रिवर्स अल्फाबेट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लेगा। मैं पानी पी लेता हूं और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल करते हैं जो लाइव एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इन सम ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक टेबल इज कोडेड एज BUEMF। टेबल इज कोडेड एज BUEMF। ठीक है, तो क्या बोला है फिर, trace is coded as SQDTZ, then the following same logic minor is coded as, कहाँ पूछा गया था, तो SBI PO प्रिलिमिनरी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो अब इसको डिकोड करने का सबसे पहला पैटर्न क्या है कि मतलब हमें क्या करना है, ये टेबल किस तरह से लिखा जा रहा है, इस तरह से। तो हम टेबल लिख लेंगे और उसी के नीचे लेटर बाय लेटर लिखेंगे उसका कोडेड फॉर्म BUEFM। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा भी लिख देंगे PRAYS, और उसी के नीचे लिख देंगे उसका कोडेड पैटर्न SQDTZ। और फिर हमें किसका बनाना है, माइनर, MINOR। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला पैटर्न क्या था, सबसे पहला पैटर्न मैं याद करवा दूं, फर्स्ट टू फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट टू फर्स्ट अल्फाबेट। दूसरा पैटर्न क्या था, फर्स्ट अल्फाबेट टू लास्ट अल्फाबेट। तीसरा पैटर्न क्या था, डिवाइड करो और इंटरचेंजिंग करो। ठीक है, तीसरा पैटर्न में दूसरा एक वेरिएशन था, डिवाइड करो बट इसका लॉजिक यहां पे होगा, इसका लॉजिक यहां पे होगा। चौथा पैटर्न क्या था, पेयरिंग करो और इंटरचेंजिंग करो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसमें भी एक वेरिएशन है कि पेयरिंग का रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो पेयरिंग का रिवर्स भी हो सकता है।
और पांचवा पैटर्न क्या था, रिवर्स अल्फाबेट का। ठीक है, इस प्रकार से हमने 5 पैटर्न देखे थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे कौन सी पैटर्न अप्लाई करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखने का कि टी के नजदीक का अल्फाबेट कहाँ पे है। टी के नजदीक का अल्फाबेट, टी का यू, ये देखो नजदीक का अल्फाबेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब ये क्रॉस हुआ, मतलब ये पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है, मुझे ये वाला दिख रहा है या तो ये वाला दिख रहा है। अब यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है दो दो की, तो ये पेयरिंग वाला मुझे फोर्थ पैटर्न में ही दिख रहा है। तो देख लेता हूँ, टी का यू मतलब T20 पे और U21 पे, यानी इसको +1 बोल दिया जाएगा। ए का बी यानी A1 पे और B2 पे यानी +1। उसी प्रकार BF तो नहीं चलेगा, तो BE यहाँ पे ही एज इट इज है, और L का M और E का F। ठीक है, तो ये पैटर्न है पैटर्न नंबर 3। डिवाइड किया, लेटर की लेंथ ऑड है वर्ड की लेंथ, इसलिए मिडल वाले को कांस्टेंट रखा, मिडल वाले का एक अलग लॉजिक चल रहा है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का सेम लॉजिक चल रहा है। ठीक है, एल का एम मतलब एल के बाद L12 पे M13 पे, तो यानी +1, E5 पे F6 पे यानी +1। ठीक है, और रखना है इंटरचेंज करके, और बी का ई बनाना है, मतलब बी तो पे है और ई 5 पे है, यानी कितना है +3। ठीक है, 2 में 3 ऐड करेंगे तभी 5 बनेंगे। उसी प्रकार ये लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, A1 पे D4 पे +3 हुआ, ऑफ कोर्स हुआ, तो यहाँ पे +3 लॉजिक सही है। R का S यानी +1, P का Q यानी +1, S का T यानी +1, Y का Z यानी +1, तो लॉजिक बिल्कुल सही है। तो सेम लॉजिक अप्लाई कर देना है हमें दिए गए वर्ड पे। हमारा दिया वर्ड क्या है, MINOR, तो मिडल वाला तो एज इट इज रहेगा, उसमें क्या होगा +3 अप्लाई होगा, यानी N14 पे है, 14 + 3 क्या तो कितना हो जाएगा 17। 17 पे कौन है हमारे पास, 17 पे हमारे पास होता है Q। आप एक बार अल्फ़ाबेट की मतलब प्लेस वैल्यू याद रह जाएगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा और अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली ज़रूरत पड़े तो लेफ्ट साइड एक पेड़ पे लिख के रखना ताकि आपको मिलता रहे। ठीक है, उसी प्रकार M का नेक्स्ट क्या होगा N, और I का नेक्स्ट क्या होगा J। उसी प्रकार O का नेक्स्ट क्या होगा P, और R का नेक्स्ट क्या होगा S। तो आपका आंसर हो जाएगा JNQSP। क्या ऑप्शन में JNQSP है, ऑप्शन नंबर पहला ही है JNQSP, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई हैवी लोडेड लग रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से विद इन सेकंड, मतलब आप 20 से 30 सेकंड में इसको क्रैक कर ही दोगे, देखते ही लॉजिक मिल जाएगा एक सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ठीक है, अब हम लिखना शुरू कर देंगे। हमें क्या लिखना है, वर्ड लिख लेना है, humanity is written as BNVIZUJO। Similarly, possible is written as this, and हमें किसका बनाना है, इक्वेशन का बनाना है। ठीक है, EQUATION। अब दूसरी कोडेड फॉर्म दी है बट हमें जरूरत नहीं है, एक पे जो लॉजिक मिलेगा वहीं उस पर भी लॉजिक अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारी पैटर्न क्या थी, फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट, डिवाइड एंड रिवर्स, पेयरिंग एंड रिवर्स, और पेयरिंग एंड इंटरचेंजिंग, और अंत में अपोजिट अल्फाबेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, H के नजदीक का अल्फाबेट ढूंढेंगे। भाई H के नजदीक क्या होगा, H के नजदीक I ही होगा, U के नजदीक क्या होगा, V होगा, M के नजदीक N, और A के नजदीक P। तो मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ से ये डिवाइड कर रहा है, N के नजदीक O। तो अब देखो भाई कितना ऑर्डर चेंज हो रहा है, H 8 पे है, I 9 पे है, यानी +1 हो रहा है, U 20, T के बाद U आता है यानी 21 पे है, तो V 22 पे है, M 13, N 14, A 1, B 2, यानी सभी पे +1 का लॉजिक अप्लाई हो रहा है। NOIJTUYZ, यानी इस पर भी +1 का लग रहा है, +1 लग के सीधा नहीं लग रहा, उनको रखना है रिवर्स। तो सेम हम यहाँ इक्वेशन में भी अप्लाई कर देंगे लॉजिक, दो हिस्से बनाएंगे और रिवर्स में रखेंगे। ए का नेक्स्ट बी यानी +1, यू का नेक्स्ट वी, क्यू का नेक्स्ट आर, और ई का नेक्स्ट एफ। ठीक है, तो बी वी आर एफ बना, और यहाँ पे एन का नेक्स्ट पहले आएगा ओ का नेक्स्ट पी, आई के बाद जे, और टी के बाद यू। तो आपका आंसर हो जाएगा BVRFOPJU। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, BVRFOPJU, ये ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम। कहाँ पूछा गया है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया है एसबीआई क्लर्क प्री 2016 में। इन सर्टेन कोडिंग सिस्टम पेपर PAPER इज रिटन एज PERPA in same language. Subject is written as JECTSUB। ठीक है, इन सिमिलर वे हमें किसका बनाना है? काउंसिल का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पी ए मुझे दिख रहा है पैर है, पी यहाँ पे गया, ए यहाँ पे गया, सेम उसी प्रकार से ये पी यहाँ पे आया, ई यहाँ पे आया, आर यहाँ पे आया। मतलब अल्फाबेट कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जस्ट वो मतलब रिशफल हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे देखो मुझे क्या दिख रहा है? सब, मतलब ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है और जो मिडल वाला होता है वो राइट साइड काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ई देखो लॉजिक दिख रहा है। तो उसी तरह से काउंसिल में क्या होगा? यहां से ही डिवाइड होगा, COU, ये एन मतलब ये वाला यहाँ पे आएगा NCIL और COU, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? NCILCOU, NCILCOU, NCILCOU। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया बात कि हमें पैटर्न ऑब्जर्व करनी है। हम पैटर्न जैसे ही ऑब्जर्व करते जाएंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप फर्स्ट टू फर्स्ट देखो, फर्स्ट टू लास्ट देखो और धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? एसबीआई क्लर्क प्री 2016 में पूछा गया था। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज combine is written as XLNYRMV, then how will towards will be written in that code language। ठीक है, तो हम कोड पहले पहचानेंगे। सी के नजदीक का अल्फाबेट मुझे तो नहीं दिख रहा भैया, सी के नजदीक का कोई भी नहीं दिख रहा। तो क्या हो सकता है? देखो अगर आपने रिवर्स अल्फाबेट याद रखे होंगे ना, अपोजिट वाले, तो आपको सीधा दिख रहा होगा CX यानी सिनेमैक्स, OL यानी लाल ऑरेंज, MN यानी मतलब वहीं से ब्रेक होता है, BY यानी बॉय, IR मानी इंडियन रेलवे, MN मतलब वहीं से ब्रेक होता है, EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लॉजिक है वो है रिवर्स अल्फाबेट यानी अपोजिट अल्फाबेट का। तो T का अपोजिट क्या होगा? T का अपोजिट क्या होगा? G, गेट। ठीक है, O का रिवर्स यानी अपोजिट क्या होगा? O का अपोजिट क्या होगा? लाल ऑरेंज, तो L। W का अपोजिट ड्यू, D। A का अपोजिट सबको पता है Z। R का अपोजिट सबको पता है इंडियन रेलवे। D का अपोजिट सबको पता है ड्यू। S का अपोजिट सबको पता है भूत से डर लगता है हिस। तो आपका आंसर हो जाएगा GLDZIWH, GLDZIWH। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना सबको कि कैसे कैसे पैटर्न होती है? तो इसीलिए हमें रिवर्स अल्फाबेट याद रखने चाहिए, प्लेस वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, ताकि हम जब भी रिक्वायर्ड हो आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। कब पूछा गया था? NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट के एग्जाम में प्री 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा गया है? इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम माइक्रो is written as NHDQP. Similarly, wides is written as XHEDT। तो ऐसे तो पहले की हम जो कोड निकाले वही कोड होती है, तो हमें दूसरे वर्ड की कोड की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम माइक्रो की कोड ढूंढते हैं भैया। ठीक है, तो M के बाद N आता है, वो सीधा दिख रहा है, तो M+1। I के बाद H आता है, तो I+1। I+1 नहीं होगा, I-1 होगा। क्यों? क्योंकि I से पहले H होता है। ठीक है, C के बाद D आता है यानी +1, R से पहले Q आता है यानी -1, और O के बाद P आता है तो यानी +1। तो हमारा लॉजिक क्या है? +1 -1 +1 -1 +1। क्या हो रहा है अप्लाई? देखो W का +1 X, H I का -1 H, D का +1 E, E का -1 D, S का +1 T। सही है, तो हम इस पे भी अप्लाई करेंगे +1 -1 +1 -1 +1 -1। सिमिलरली तो S का +1 क्या होगा? T,
टी का -1 क्या होगा एस, ए का +1 क्या होगा बी, आई का -1 क्या होगा एच, एन का +1 क्या होगा ओ, और एस का -1 क्या होगा आर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा TSBHOR। ऑप्शन में दिखे तो वो आपका आंसर, अगर ऑप्शन में ना मिले तो नन ऑफ दिस तो होना ही चाहिए। चेक करो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है। जी हाँ, ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, सी वाला TSBHOR। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, इन सर्टेड कोड लैंग्वेज January JNUARY is written as ZSBTOBK in same way October will be written as। कब पूछा गया था, IBPS RRB क्लर्क की प्रिलिमिनरी 2016 की एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई जे के नजदीक कौन सा अल्फाबेट है, तो जे के नजदीक के सबसे दिख रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया जे के नजदीक के सबसे दिखता है। क्या रिवर्स वाला लग रहा है? देखो भाई, यहां से जे की के की लिंक देखो, जे के बाद के, जे के +1, ए के बाद बी +1, एन के बाद ओ +1, यू के बाद टी होता है, टी के बाद यू होता है, टी के बाद यू होता है, क्योंकि यू है 21 पे और टी है 20 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 21 से 20 हो रहा है तो -1 कंसिडर होगा। ए का -1 या ए का बी, ए का +1 ही हो रहा है, यानी ए का +1 क्या हो रहा है बी, आर का +1 एस और वाई का +1 जेड। यानी क्या हो रहा है, मिडल वाले अल्फाबेट पे, सिर्फ मिडल वाले अल्फाबेट पे -1 लग रहा है, बाकी सारे अल्फाबेट हो रहे हैं रिवर्स और उस पर लग रहा है +1। समझ रहे हो लॉजिक? सिमिलरली यहाँ पे मिडल वाला अल्फाबेट कौन है, ओ है, तो ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, यानी एन। ठीक है, बाकी सबका होगा +1, बट रखना कैसे है रिवर्स। ओ का +1 पी, सी का +1 डी, टी का +1 यू, बी का +1 सी, ई का +1 एफ और आर का +1 एस। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, SFCNUDP, SFCNUDP। क्या ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है? जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। समझ में आ रही है कोडिंग? ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लॉन्च इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, लॉन्च LAUNCH इज रिटन एज NCWPEJ। सभी मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चन देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब मैंने वो दूसरा वाला नहीं दिखाया क्योंकि पैटर्न तो सेम ही लगने वाली है। हम ढूंढेंगे एल के नज़दीक का सबसे नज़दीकी बंदा कौन है। भैया एल के सबसे नज़दीक एन ही है, क्योंकि एल के बाद होता है एम और एम के बाद होता है एन। एल होता है 12 पे और एन होता है 14 पे, +2 बोल सकते हैं। ए के बाद सी, +2 बोल सकते हैं, ऑफकोर्स ये 1 पे और ये 3 पे, +2 ही बोल सकते हैं। यू के बाद डब्ल्यू, ठीक है, U 21 पे और W 23 पे है तो +2 ही बोल सकते हैं। N के बाद P, NOP +2, C के बाद E, CDE +2, H के बाद J, HIJ +2, यानी सभी पे +2 का लॉजिक है। तो W का +2 क्या होगा, WXY OPQ NOP DEF EFG और RST। तो सब में +2 लगाएंगे तो YQPFGT। क्या ऑप्शन में YQPFGT है? यस, ऑप्शन बी हमारा आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा कब गया था IBPS क्लर्क 2012 के एग्जाम में कि टर्मिनल TRMINAL, टर्मिनल इज रिटन एज NSFUMBOJ। सिमिलरली टावर इज रिटन एज दिस। तो हमें किसका ढूंढना है, मेट का ढूंढना है। ठीक है, तो टर्मिनल में देखेंगे तो हमें क्या लॉजिक मिल रहा है। देखो भैया, टी का नजदीकी अल्फाबेट कौन सा है, टी का नजदीकी अल्फाबेट एस दिख रहा है। ठीक है, तो एस के, टी का एस के साथ कुछ सोचने जाए तो एस यहाँ पे, तो ई का नजदीक एन नहीं है। टी के नजदीक और कोई भी होता है, टी के नजदीक यू भी हो सकता है। टी के बाद कौन होता है, यू। ठीक है, टी के बाद यू आता है, मतलब +1 बोल सकते हैं।
ई के बाद एफ आता है +1 बोल सकते हैं, आर के बाद एस आता है +1 बोल सकता है, एम के बाद एन आता है +1 बोल सकते हैं। यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और आई के बाद जे आता है या जे के बाद आ जाता है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, ए के बाद बी आता है और एल के बाद एम आता है, मतलब यहाँ पे भी सभी पे +1। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और +1 लगाना है। ठीक है, तो ए का +1 होगा बी, एम का +1 होगा एन, ई का +1 होगा एफ और टी का +1 होगा यू। तो आपका आंसर आ जाएगा BNFU। क्या ऑप्शन में BNFU अवेलेबल है? BNFU अवेलेबल है, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कब पूछा गया था? विजया बैंक क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। माउस MOUSE, माउस इज रिटन एज PRUQC। तो हमें शिफ्ट की कोड चाहिए SHIFT। ठीक है, तो माउस की कोड एम के नजदीक क्या होगा? एम के नजदीक ढूंढो भैया, एम के नजदीक कौन होगा? एम के नजदीक हमें पहला वाला अल्फाबेट ही दिख रहा है, MNOP। एम कितने पे? 13 पे। पी कितने पे? 16 पे। कितना बोल सकते हैं? +3 बोल सकते हैं, डेफिनेटली +3 ही बोलेंगे। ओ कितने पे? 15 पे। और आर कितने पे? 18 पे। क्या +3 बोल सकते हैं? ऑफकोर्स +3 ही बोलेंगे। यू कितने पे है? यू का कोई चेंज नहीं है, यू एज इट इज कांस्टेंट रखा, मिडल वाला लेटर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिडल वाला लेटर कांस्टेंट रहेगा, यानी आई कांस्टेंट रहेगा। एस का क्यू बन रहा है, एस कितने पे है? 19 पे। और क्यू कितने पे है? 17 पे। कितना हो रहा है? -2 हो रहा है, तो यहाँ पे -2 अप्लाई करेंगे। ई कितने पे? 5 पे। सी कितने पे? 3 पे। -2 हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ पे +3 लग रहा है, सेकंड हाफ पे -2 लग रहा है, मिडल वाला कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा +3 और यहाँ पे लगेगा -2। +3 में एस के +3, एस के बाद क्या होता है? +3। एस 19 पे है, +3 करेंगे तो 22 आएगा, तो यहाँ पे आएगा V। और एच का +3 IJK और एफ का -2, एफ का -2 क्या होगा? DEF और टी का -2, टी का -2 क्या होगा? RST। तो हमारा आंसर हो जाएगा VKIDR। क्या ऑप्शन में अवेलेबल है? VKIDR। VKIDR ऑप्शन बी में अवेलेबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं इसी प्रकार 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन क्या है? LOFTY इज रिटन एज LPFUY। कब पूछा गया था? RBI ग्रेड बी 2011 के एग्जाम में। ठीक है, तो हमें किसका बनाना है? ड्वार्फ, DWARF। ठीक है, एल एज इट इज दिख रहा है, कोई चेंज नहीं है। OP, ओ का P यानी +1। F एज इट इज लग रहा है, TU यानी +1। Y एज इट इज लग रहा है। ठीक है, Y में कोई चेंज नहीं है, ये Y ही है। उसी प्रकार तो सेम हमें लॉजिक अप्लाई कर देना है ड्वार्फ पे। हम D को एज इट इज रखेंगे, E को भी एज इट इज रखेंगे क्योंकि उस लॉजिक में एज इट इज रहा है, और F भी एज इट इज रहेगा। तो W का नेक्स्ट X और R का नेक्स्ट S, तो आपका आंसर होगा DXASF। क्या DXASF ऑप्शन में है? ऑप्शन ए ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या लिखा है? प्रिज्म, PRISM is written as OSHTL. Similarly, RUBLE, ruble is written as QVAMT। तो हमें किसका बनाना है? WHORL, हॉर्ल का बनाना है। ठीक है, तो प्रिज्म का कोडेड लैंग्वेज क्या हो रहा है? OS। तो P के बाद O आता है, वो पता चलता है, PO यानी +1। R से पहले S आता है, PQ। R के बाद S आता है, तो +1। I के बाद H आता है, नहीं, -1। R के बाद H नहीं आता ना। और P के बाद O आता है या O के बाद पहले P आता है? JKLMNOP, O के पहले P आता है, तो ये होगा -1। -1 +1 -1। S के बाद T आता है तो +1। M से पहले L आता है तो -1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी यही पैटर्न होगा। R का -1 Q, U का +1 V, B का -1 A, L का +1 M, E का -1 D। सिमिलरली W का -1 V, H का +1, H के +1 I, O का -1 N, R का +1 S, L का -1 K।
तो हमारा आंसर हो जाएगा VINSK। क्या ऑप्शन में VINSK अवेलेबल है? चेक करो भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन में VINSK है, तो हमारा आंसर वही बन जाएगा। हमारा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये मेरे ख्याल से इस पैटर्न का आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए। बाकी सारे एग्जाम्पल आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है, डिस्क्रिप्शन से वो शीट डाउनलोड कर लेना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ही इसमें मतलब महारत हासिल होगा और आपको फायदा मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? इंसर्टेड कोड लैंग्वेज डोम अब पूछा गया था, SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया था। 8943 डोम को लिखा जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार मील को लिखा जा रहा है 4321। तो हमें किसकी कोड चाहिए? कि हमें ये पूछा गया है 38249 किस तरह से कोड किया जाएगा। ठीक है, अब जब भी ऐसा कोड हो कि लेटर के साथ नंबर हो, तो एक चेक कर लो उसकी प्लेस वैल्यू से, दूसरा चेक कर लो कि क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है? M के सामने कौन है? 4। यहाँ पे M है, M के सामने कौन है? 4। और कोई रिपीट हो रहा है? यस, E हो रहा है, E के सामने कौन है? 3। यहाँ पे E के सामने कौन है? 3। जब भी ऐसा हो तो आप समझ जाओ ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपको जो अल्फाबेट के सामने जो कोड दी है वही कोड अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी जो नंबर होगा वो नंबर यहाँ से दिए गए नंबर से ही बना होगा। जैसे कि 3 के सामने कौन है? E, तो यहाँ पे रहेगा E। उसी प्रकार 8 के सामने कौन है? D, तो यहाँ पे भी आएगा D। उसी प्रकार 2 के सामने कौन रहेगा? A, तो यहाँ पे भी आएगा A। उसी प्रकार 4 के सामने कौन रहेगा? M, तो यहाँ पे भी आएगा M। उसी प्रकार से 9 के सामने कौन रहेगा? O, तो यहाँ पे भी आएगा O। और हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा EDAMO। EDAMO, क्या ऑप्शन में EDAMO है? EDAMO ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ जाओ कि जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि लेटर रिपीट हो रहे हैं और उनकी कोड सेम है, तो आपको कोई लॉजिक और अप्लाई नहीं करना, आपको सीधा सीधा उसके कोडेड फॉर्म रख देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज क्या लिखा है? सेफर इज रिटन एज 5@3#2। सिमिलरली ride is written as 2%#। तो आपको किसका लिखना है? फेड्स, FEDS। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो E की कोड देखो हैश, यहाँ पे भी E की कोड हैश। फिर यहाँ पे देखो और कोई कोड कॉमन है क्या? नहीं है। तो E की कोड से हमें पता चल गया कि भाई इनकी कोडेड फॉर्म सेम है। R की कोड है ना 2, यहाँ पे भी R की कोड 2 है। तो ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें क्या करेंगे? डायरेक्टली ही हम उठाएंगे। F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू है 3, तो हम रखेंगे 3। E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू है हैश, तो हम रखेंगे हैश। D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है परसेंटेज, तो हम रखेंगे परसेंटेज। और S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू है 5, तो हम रखेंगे 5। तो हमारा आंसर बन जाएगा 3 has percentage 5, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, अब ऑब्सोलेट हो चुकी है मेरे ख्याल से, अब नहीं पूछते हैं, बट फिर भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी कैसे पैटर्न पूछते हैं? ये जो हमने स्टार्टिंग में की ना, ये जैसा कि ये पूछी गई थी SBI PO प्री 2019 में, ये UBI PO में पूछी गई, ये 2016 में पूछी गई, ये 2016 में पूछी गई, ये 17 में पूछी गई, 16 में पूछी गई, 16 में पूछी गई, 12 में पूछी गई। तो ये सारी पैटर्न आती है। अब ये पैटर्न ऑब्सोलेट हो चुके हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाली, बट फिर भी हमें करना चाहिए। जैसे कि ये है, क्या बोला है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज P इज रिटन एज हैश, A इज रिटन एज परसेंटेज, C इज रिटन एज F, E इज रिटन एज @ तो व्हाट इज कोड ऑफ पीस? तो P का जगह क्या रखना है? हैश। E की जगह क्या रखना है? @ A की जगह क्या रखना है? परसेंटेज। C की जगह क्या रखना है? F। E की जगह क्या रखना है? @ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैश @% F हैश @% F ये रहा हमारा ऑप्शन डी, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, और दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर्टेन कोडेड लैंग्वेज गेम इज रिटन एज GAME। गेम इज रिटन एज डॉलर, डिविजन, स्टार और परसेंटेज। उसी प्रकार बीड, BAD इज रिटन एज हैश परसेंटेज डिवीजन इनटू। तो हमें किसका चाहिए? मेड।
मेड का हमें कोड चाहिए, तो ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। कहाँ से पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा ई की स्टार परसेंटेज है तो यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे ए डिवीजन है तो यहाँ पे भी ए डिवीजन है, मतलब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। एम की कोड क्या है? स्टार, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार। ए की कोड क्या है? डिवीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। डी की कोड क्या है? इनटू, यहाँ पे आ जाएगा इनटू। और ई की कोड क्या है? परसेंटेज, तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। तो हमारा फाइनल आंसर होगा स्टार डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज। स्टार डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज, ये रहा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया था? IBPS क्लर्क प्री 2015 में पूछा गया था। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि रीड इज रिटन एज #3@7। उसी प्रकार पेड, जब भी दो वर्ड देखे तो आपको संदिग्ध हो ही जाना है कि भैया ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही दिख रहा है। किस प्रकार से दिख रहा है? तो हमें कॉमन चीज़ मिल जाती है, जैसे कि ए @ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी @ रिप्रेजेंट हो रहा है, T7 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे भी T7 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो लेटर टू लेटर कोडिंग यूज कर लेनी है। ठीक है, तो आर की कोड यहाँ पे क्या है? हैश, तो यहाँ पे आ जाएगा हैश। आई की कोड यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। पी की कोड क्या है? यहाँ पे स्टार, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार। और ई की कोड यहाँ पे क्या है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा #2*3। #2*3 यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो 1 से 2 मार्क की पैटर्न वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे समाप्त किए हैं। ऐसे और पैटर्न की PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन से आके जरूर चेकआउट कर लेना। और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी खत्म कर लेते हैं, मुझे लगा खत्म हो गया। basket is written as BASKET is written as $5.3% similarly tried TRIED is written as 1,4H#2। तो हमें किसका ढूंढना है? स्केट का ढूंढना है। S के लिए क्या होगा? 3, K के लिए क्या होगा? परसेंटेज, I के लिए क्या होगा? H, R के लिए क्या होगा? 4, और T के लिए क्या होगा? 1। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 3%H41। 3%H41 क्या है? क्या 3%H41, ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से अब कोई नहीं है ना? ठीक है, सही बात है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली ऑनलाइन मिल जाता हूँ और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला सेशन पसंद आया होगा। हम मिलेंगे कल दूसरे सेशन में। ठीक है, दूसरे सेशन में भी कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ेंगे, 5 मार्क्स वाला कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, वो भी इंपॉर्टेंट है, सारे लेक्चर्स हमारे इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। ठीक है, 40 दिन में रीजनिंग खत्म करके दे देंगे और आपका सिलेक्शन होगा पक्का। ठीक है, इसी समय कल फिर से मिल लीजिएगा, हमारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।